नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज हम जो करने वाले हैं बीए सेमेस्टर 1 में जिसका हिंदी है, चाहे मेजर पेपर, माइनर पेपर या एमडीसी, एमजेसी, एमआईसी या एमडीसी है, उसका यूनिट 1 हम करने वाले हैं। ठीक है, आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है जिनका भी सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम है या फिर एग्ज़ाम आगे आने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं शुरू से। देखिए, एमजेसी 1 में यूनिट 1 में हमको जब सिलेबस का क्लास करा रहे थे तो उसमें बता रहे थे कि सबसे पहले हमको जो यूनिट 1 में पढ़ना है हिंदी साहित्य का इतिहास, इनकी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है। और काल विभाजन एवं नामकरण संबंधी समस्याएं, मतलब कि काल के विभाजन करने में और नामकरण करने में कि कौन से काल का नाम क्या रखा जाए और कौन सा काल कहाँ से कहाँ तक रखा जाए, मतलब उसका काल विभाजन करने में जो समस्याएं आई है उसी को आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है कि साहित्य का इतिहास क्या है। साहित्य का इतिहास क्या है यही समझना है। सबसे पहले आप यही समझिए कि साहित्य क्या होता है। तो साहित्य किसी भी भाषा का, मतलब कोई भी भाषा हो उसका एक अलग व्याकरण, एक तरह से समझिए कि वही साहित्य है। जैसे हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, हर एक भाषा का एक साहित्य होता है। हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, सबका एक एक साहित्य अपना अपना होता है। ठीक है, तो देखिए शुरू साहित्य का इतिहास पूछ रहा गया है। तो साहित्य का इतिहास किसी भाषा के साहित्य की विकास यात्रा का क्रमबद्ध और व्यवस्थित वर्णन होता है। मतलब साहित्य का इतिहास में क्या पढ़ते हैं, किसी भी भाषा के साहित्य का कि कैसे विकास हुआ, उसकी उत्पत्ति कैसे हुआ और धीरे धीरे क्रमबद्ध कैसे हुआ, आगे बढ़ा, उसकी मतलब व्यवस्था कैसे हुई, मतलब व्यवस्थित वर्णन करने का मतलब पहले उसका कैसे रखा जाता था, मतलब रखने का मतलब कि देखिए पहले साहित्य का क्या मतलब किस तरीके से वर्णन किया जाता था और अब कैसे किया जाता है, बस यही सब पढ़ना है। हिंदी साहित्य का इतिहास यही सब देखना है। इसमें विभिन्न समयों में रचित साहित्य, मतलब कि अलग अलग समय में जो साहित्य रची गई है, साहित्यकारों, उनकी रचनाओं, विचारधाराओं और साहित्यिक प्रवृत्तियों का अध्ययन किया जाता है। मतलब कि देखिए साहित्यकार उस समय रचित कौन कौन सा साहित्य रचे और उस समय कौन कौन से साहित्यकार थे, उनकी रचना क्या क्या थी, विचारधारा उस समय की क्या थी और उस समय की साहित्यिक प्रवृत्ति क्या थी, यही सब देखना। देखिए साहित्यिक प्रवृत्ति उस समय के सामाजिक स्थिति पर निर्भर करता है कि उस समय की सामाजिक स्थिति क्या थी, तो उसी पर निर्भर करता है आपका साहित्यिक प्रवृत्ति की, साहित्य का प्रवृत्ति कैसा होगा। मान के चलिए अगर समाज में समाज धार्मिक हो जाता था तो वो यह प्रवृत्ति साहित्य की धार्मिक की तरह ही होगी। ठीक है, इसको दूसरे शब्दों में साहित्य का इतिहास यह बताता है कि साहित्य की शुरुआत कैसे हुई, साहित्य का शुरुआत कैसे हुआ, शुरू में बताया आपको, समय के साथ उसमें क्या परिवर्तन आए, किन किन लेखकों ने उसमें योगदान दिया, तो यही सब पढ़ना साहित्य के इतिहास में। अभी और इसके आगे देखिए विद्वानों का मत, मतलब कि साहित्य के इतिहास के बारे में अलग अलग विद्वानों का क्या क्या मत रहा है, तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत रहा है। जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि साहित्य किसी देश की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। साहित्य क्या होता है, किसी देश की जनता, देश की जनता तो आप लोग समझ रहे होंगे, तो देश की जनता की चित्तवृत्ति, उसकी मनोवृत्ति का संचित प्रतिबिंब, मतलब प्रतिबिंब मतलब उसका परछाई होता है। ठीक, अर्थात साहित्य का इतिहास समाज, संस्कृति और मानव जीवन के विकास को भी दर्शाता है। ये वही बताए ना, साहित्य का इतिहास साहित्य में क्या दर्शाता है, साहित्य में वही दर्शाएगा जो समाज की स्थिति रहेगी, उस समय की सांस्कृतिक स्थिति रहेगी। तो इसमें साहित्य में क्या सिर्फ खाली साहित्य का इतिहास नहीं बताया जाता है, बल्कि उसमें के सामाजिक स्थिति को, सांस्कृतिक स्थिति को और मानव जीवन के विकास को भी दर्शाता है। आचार्य राजीव प्रसाद द्विवेदी का मानना है कि इसके उनके अनुसार साहित्य का इतिहास केवल घटनाओं का वर्णन नहीं है, बल्कि मानव जीवन की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक यात्रा का इतिहास है। इन्होंने भी वही बात बोला कि ये जो साहित्य का इतिहास है केवल घटना का वर्णन नहीं है, इसमें यह सिर्फ नहीं कि क्या क्या प्राचीन समय में घटा, बल्कि इसमें मानव जीवन की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक यात्रा का इतिहास है कि मानव जीवन की सांस्कृतिक यात्रा और आध्यात्मिक यात्रा कैसी रही। उसके बाद है डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद। डॉक्टर नागेंद्र ने कहा कि इनके अनुसार साहित्य का इतिहास साहित्यिक प्रवृत्तियां एवं उनके विकास का अध्ययन है। इसमें इन्होंने बताया कि साहित्य का इतिहास साहित्य की प्रवृत्ति और उनके विकास का अध्ययन। ठीक, एक और वैज्ञानिक है मतलब विद्वान है गिरियांसन। इनका मानना है कि साहित्य का इतिहास किसी भाषा के साहित्य के विकास का क्रमबद्ध विवरण है, उसके विभिन्न रूपों और परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। तो इन्होंने क्या बताया कि किसी भी भाषा का साहित्य का विकास का क्रमबद्ध क्या रहा है, मतलब उसका क्रम क्या रहा है यह बताता है, और यह साहित्य के विभिन्न रूपों को बताता है, उसमें आए परिवर्तनों को बताता है। तो यह किन्होंने कहा, गिरियर्सन ने कहा। देखिए आपको ऑब्जेक्टिव में यह सब पूछा जा सकता है कि बताइए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है।
तो आप लोग इसे बता सकते हैं, यहाँ से याद रखिएगा तब बता पाइएगा, ठीक है। तो इसको याद रख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद है कि उसके बाद होता है कि सरल अर्थ में उनका ग्रियर्सन का बताइए। इस ग्रियर्सन ने जो कहा कि इसको सरल अर्थ में सुनते हैं कि साहित्य का इतिहास यह बताता है, साहित्य का इतिहास यह बताता है भाषा और साहित्य समय के साथ कैसे विकसित हुए, उसमें क्या क्या परिवर्तन है। वही बताए कि भाषा का विकास कैसे हुआ और साहित्य का विकास समय के साथ कैसे हुआ और उसमें क्या क्या परिवर्तन आए, यही सब चीज़ें क्या है, साहित्य का इतिहास है। यानी ग्रियर्सन ने विकास और परिवर्तन पर जोर दिया। ऑब्जेक्टिव में आपको यहाँ से पूछा जाएगा कि ग्रियर्सन ने साहित्य के साहित्य के इतिहास को लेकर क्या किस चीज़ पर जोर दिया, तो आप लोग यहाँ बता सकते हैं विकास और परिवर्तन पर जोर दिया, ठीक। देखिए साहित्य के इतिहास की विशेषता क्या है, तो साहित्य के इतिहास की विशेषता यह रही है कि यह क्रमबद्ध होता है। मतलब एक क्रमबद्ध करने का मतलब पहले ही जैसे मान के 1 2 3 4 ऐसे करके, तो क्रमबद्ध करने का मतलब पहले देखिए जैसे मान के चलिए पहले इस तरह का काव्य रचाता था, फिर दूसरा काव्य रचा जाएगा, मतलब अलग अलग तरह का, ठीक। इसमें काल विभाजन किया जाता है। क्रमबद्ध के बाद क्या है, काल विभाजन, कि मतलब कौन सा काव्य कब रचा गया है, तो इसी के अनुसार काल विभाजन किया जाता है। यह समाज और संस्कृति का दर्पण होता है। तो कौन सा साहित्य क्या होता है, समाज और संस्कृति का दर्पण होता है। क्यों? क्योंकि देखिए साहित्य में क्या बताया जाता है, उस समय के सामाजिक स्थिति को बताया जाता है और सांस्कृतिक स्थिति को बताया जाता है कि उस समय की सांस्कृतिक स्थिति क्या थी, सामाजिक स्थिति क्या थी जिस समय की यह साहित्य रचा गया। इसमें लेखकों और उनकी रचनाओं का वर्णन है। इसमें लेखकों और उनकी रचनाओं का वर्णन है कि कौन कौन से लेखक ने क्या क्या रचा उस समय और उनकी रचना क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद आता है कि इतना लिखने के बाद आप लोग लास्ट में एक ये लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि यह सब अगर आप ऐसे लिखते हैं ना तो आप जो सेम टू सेम जैसे आप लिखा हुआ है उसी तरह से आप जाकर लिख देते हैं तो बहुत बढ़िया नंबर देगा आपको। इसमें कोई अथी नहीं है, लेकिन हाँ जिस तरह से लिखा हुआ है फॉर्मेट वाइज करके उसी तरह से आपको लिखना है। तो निष्कर्ष अंतिम में क्या लिखता है कि इस प्रकार विभिन्न विद्वानों ने साहित्य के इतिहास को अलग अलग दृष्टिकोण से समझाया है, लेकिन अब सभी के मतों से यह स्पष्ट होता है कि साहित्य का इतिहास केवल रचनाओं का विवरण नहीं बल्कि सामाजिक और समाज संस्कृति और मानव जीवन का दर्पण है। ये तो हम लोगों ने देखा ही। तो इतना लिख दीजिएगा तो आपको यह 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक। या फिर 5 में भी आएगा तो इस थोड़ा कम लिखना है और क्या। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है हमारा कि हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन एवं नामकरण संबंधी समस्या को स्पष्ट कीजिए कि हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन में क्या क्या समस्याएं आई हैं। तो देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए काल विभाजन और नामकरण आवश्यक है। हिंदी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए क्या क्या आवश्यक है, काल विभाजन होना आवश्यक है, कौन सा काव्य कब रचा गया उनका नामकरण होना आवश्यक है। लेकिन यह कार्य पूरी तरह सरल नहीं है। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से काल विभाजन किया जिससे कई समस्याएं उत्पन्न हुई। देखिए प्राचीन समय में बहुत सारा साक्ष्य उपलब्ध नहीं रहता है, या रहता है तो ये पता थोड़ी चलता है कब का है नहीं है, तो इस तरह से समस्याएं आती है। विभिन्न विद्वानों ने इसीलिए अपना अपना दृष्टि दिया कि हाँ ये उसके सामाजिक स्थिति के अनुसार पता लगाया, उस समय का इतिहास को देखा, तो उस सब को देखकर मतलब एक पता है ना एक इमेजिन किया कि हाँ ये हो सकता है, उसी के आधार पर काल विभाजन और नामकरण किया गया है। तो काल विभाजन संबंधी समस्याएं क्या क्या आई, देखिए समय सीमा का स्पष्टता है। सबसे पहले तो समय सीमा का पता नहीं था कि कब कौन सा काव्य रचा गया। एक काल का अंत और दूसरे का आरंभ निश्चित नहीं होता, मतलब कि यह नहीं पता चलता है कि इस काल का, जैसे मान के चलिए कोई ले ले आदिकाल, तो आदिकाल का शुरुआत कहाँ से हुआ और कब तक चला और उसके बाद अंत हुआ, अंत के बाद बीच में बहुत दिन गैप हो जाता है। मतलब जैसे नहीं होता है, जैसे एक ख़त्म हुआ तो दो तुरंत चालू होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता था। एक ख़त्म हुआ तो बहुत दिन के बाद फिर दो चालू होगा, तो इस तरह से दिक्कतें आई हैं। साहित्य का विकास धीरे धीरे होता है, अचानक नहीं। साहित्य का विकास सही बात है कि धीरे धीरे होगा, अचानक थोड़ी हो जाएगा। उसके बाद क्या है, प्रवृत्तियों की मिश्रितता। तो प्रवृत्तियों की मिश्रितता क्या है, एक ही समय में कई प्रकार की साहित्यिक प्रवृत्तियां चलती रही, जैसे भक्ति काल में भी अन्य विषयों की रचनाएं मिलती है। देखिए प्रवृत्ति क्या वही बताए, जैसे समाज में जो स्थिति सामाजिक स्थिति रहेगी उसी तरह का आपका काव्य भी रचा जाएगा, साहित्य भी उसी तरह का होगा। लेकिन एक ही समय में कई सारे प्रवृत्तियाँ मिल जाती है। जैसे भक्ति काल में ही मिल जाएगा आपको बीरबला, जैसे कहानी बताने घटना बताने, जैसे भक्ति काल में आपको मिल जाएगा वीर गाथा काल, तो अलग अलग रचनाएं मिल जाती है जिससे कि उसका काल विभाजन करने में दिक्कतें आती है। उसके बाद है क्षेत्रीय भिन्नता। अलग अलग क्षेत्रों में साहित्य का विकास अलग अलग समय पर हुआ है, इसलिए एक समान काल सीमा
लागू करना कठिन है। क्या बोलता है कि अलग अलग समय में हर एक जगह अलग अलग क्षेत्रों में साहित्य का विकास अलग अलग समय पर हुआ है। तो मामूल जाहिर सी बात है कि काल सीमा लागू तो करने में कठिनाइयाँ आएगी ही। उसके बाद है विद्वानों में मतभेद। विद्वानों में भी इसको लेकर बहुत मतभेद रहता है और सबका अपना अपना मत, सबों ने अपना अपना मत दिया है नामकरण और काल विभाजन को लेकर। तो देखिए इनमें सब अलग विद्वानों ने अपना अपना मतलब सब विद्वानों ने अपना अलग अलग आधार बनाया कि हाँ इस आधार पर हम इसको ये काल मानते हैं, इस आधार पर हम इसको ये काल मानते हैं। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी के विचारों में अंतर है, दोनों का विचार अलग अलग कहता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया काल विभाजन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो काल विभाजन किया तो सबसे पहले वीरगाथा काल, जो कि वीरगाथा काल इन्होंने कहा उसको मतलब सबसे प्राचीन समय का आदिकाल, ठीक, आदिकाल को इन्होंने क्या कहा, वीरगाथा काल। आपसे पूछा भी जाएगा कि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा, तो वीरगाथा काल का है, ठीक है। तो उनके अनुसार इसकी शुरुआत 1050 से लेकर 1375 ईस्वी तक हुई। ईस्वी तक नहीं, विक्रम संवत 1050 से लेकर 1375 तक। और अगर ईस्वी में देखा जाए तो 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी। इस पेज से आपको ऑब्जेक्टिव 2 से 3 देखने को मिल जाएगा, इसीलिए आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद भक्ति काल संवत। तो विक्रम संवत 1375 से इन्होंने भक्ति काल को कब से कब तक माना, भक्ति काल संवत 1375 से 1700 तक। यहाँ देखिए 1050 से 1375 तक वीरगाथा काल, जैसे वीरगाथा काल खत्म हुआ भक्ति काल चालू 1375 से 1700 तक। और अगर ईस्वी में देखे तो 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। उसके बाद आता है रीतिकाल संख्या संवत। रीतिकाल संवत क्या है, रीतिकाल संवत 1700 से शुरू होकर 1900 तक चलता है। और अगर ईस्वी में देखा जाए तो 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक, ठीक। तो यह आपको याद रखना है क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव बहुत यहाँ से बन सकता है। उसके बाद लास्ट में आधुनिक काल। आधुनिक काल को इन्होंने 1900 ईस्वी से लेकर अभी तक जो समय चल रहा है उसको माना। अगर ईस्वी में देखा जाए तो 1843 ईस्वी से अब तक। यह 1900 विक्रम संवत है, ठीक है। और यह 1843 जो हम लोग फॉलो करते हैं 2001, 2002, 2026। उसके बाद देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा किया गया काल विभाजन। वो देखें हम रामचंद्र शुक्ल का, अब देखते हैं आचार्य हजारी प्रसाद। इन्होंने आदिकाल को सन 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक माना। लगभग सेम है उनका भी। देखिए उन्होंने 993 ईस्वी के आसपास माना, तो लगभग 1000 ईस्वी के आसपास हो जाता है। पूर्व मध्यकाल सन 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक, ठीक है। उन्होंने क्या पूर्व मध्यकाल को, देखिए उन्होंने मध्यकाल को 2 भाग में बांट दिया। उनके अनुसार तो पहले वीरगाथा काल था, उसके बाद क्या था, भक्ति काल था, फिर रीतिकाल हुआ, फिर आधुनिक काल। तो इन्होंने पूर्व मध्यकाल 2 भाग में बांट दिया मध्यकाल को। तो एक 1400 से 1700 ईस्वी और इसी में आता है आपका भक्ति काल, ठीक। उसके बाद उत्तर मध्यकाल उन्होंने 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक कहा, जिसे रीतिकाल कहा जाता है। और आधुनिक काल 1900 से आगे। आपको पूछा जाएगा पूर्व मध्यकाल क्या हुआ, तो पूर्व मध्यकाल भक्ति काल और उत्तर मध्यकाल रीतिकाल और आधुनिक काल तो आप लोग को पता ही है। प्रवर्ती इतिहासकारों द्वारा किया गया काल विभाजन। और अलग अलग इतिहासकारों ने क्या क्या काल विभाजन किया, तो आदिकाल 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक, मध्यकाल 1400 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, आधुनिक काल 1900 से अभी तक जो आगे चल रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इन सब ने काल विभाजन किया। लेकिन सबसे इनमें से सबसे जो मान्य काल विभाजन है वह विभिन्न विद्वानों ने इसी तरह से अपना अपना काल विभाजन को लेकर मत दिया। लेकिन इस समय से सबसे ज़्यादा प्रभावी मत आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी का दिया जाता है। मतलब इन्होंने जो काल विभाजन किया वह सबसे मतलब स्पष्ट माना जाता है, सबसे बढ़िया माना जाता है। देखिए यहाँ से आपको एक चीज़ और बताना था कि देखिए यहाँ इसमें आपको एक क्वेश्चन में नहीं 2 क्वेश्चन मिल जाएगा देखने को। ये तो एक क्वेश्चन आपका हो गया नामकरण संबंधी समस्याएं क्या है। और दूसरा क्वेश्चन इसी में है कि अगर आपसे पूछ दे कि अलग अलग विद्वानों ने काल विभाजन और नामकरण को लेकर अलग अलग कौन कौन सा समय दिया, तो आप लोग वही आंसर सेम टू सेम छाप सकते हैं। यहाँ से छाप दीजिए स्टार, या शुरू में आप लिख दीजिए कि विभिन्न विद्वानों के ने अपने अपने मत के अनुसार अपना अपना काल विभाजन को लेकर अपना अपना अलग अलग विद्वानों ने अपना अपना आधार बनाया और अलग अपने अपने मत के अनुसार काल विभाजन और उसके समय को और नामकरण उसके समय को देखा, ठीक। इतना आप लिख सकते हैं उसमें जाके, और इतना सा आप लिख दीजिएगा तो यही आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अलग से 2 क्वेश्चन इसमें और हो जाएगा। अब देखिए एक चीज़ और इसमें बचा है, इसके अलावे कि इसमें एक चीज़ और बच गया है, एक और क्वेश्चन है एक्स्ट्रा आदिकाल के बारे में। उसमें आदिकाल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यूनिट 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से आपका बहुत ऑब्जेक्टिव बनेगा। अगले लेक्चर में यूनिट 1 पूरा कंप्लीट होगा, उसके बाद हम पूरा ऑब्जेक्टिव करा देंगे यूनिट 1 का। उसके बाद चलेंगे यूनिट 2 पर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।